की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्माण बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे, जिसमें आपकी रहनुमाई ईश्वर, अल्लाह, जीसस और वाहेगुरु कर पा रहे होंगे। आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा साहब की। शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसा नाम जो कि कभी किसी परिचय या तारुफ का मोहताज नहीं रहा। आप सभी समझते हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब को। कई बार कुछ इंसान की जो स्क्रीन इमेज होती है वही उसकी रियल इमेज भी होती है, ऐसा माना जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ में ऐसा है 50% लगभग। जैसा आप उन्हें पर्दे पर देखते हैं थोड़े थोड़े वो वैसे ही हैं, लेकिन वो उस प्रकार के इंसान है कि बिल्कुल साफ। ऐसा नहीं कि वो आपके सामने कुछ कहेंगे और पीछे कुछ कहेंगे। जो आपके सामने कहेंगे वही आपके पीछे कहेंगे। अगर तारीफ आपके सामने करनी है तो बुराई भी आपके सामने ही करनी है। कहने का मतलब है कि वो किसी भी बात को, अपने किसी भी विचार को छिपा नहीं सकते हैं। वो जो कहते हैं वो डंके की चोट पे कहते हैं, सामने कहते हैं। तो वो खुल के बुराई भी करेंगे और खुल के आपकी तारीफ भी करेंगे। मतलब अपने रिस्पॉन्सेस को कभी भी वो पीछे से कुछ और मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वो डिप्लोमेटिक नहीं है। इस तरह से हम शत्रुघ्न सिन्हा को डिफाइन कर सकते हैं। तो बकौल सलीम साहब के, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं वो बहुत बहुत अच्छे हैं इस तरह से उन लोगों के मुकाबले जो कि पीठ पीछे किसी और तरह की बात करते हैं और आपके सामने किसी और प्रकार की बात करते हैं। इसी सिलसिले में रजा मुराद साहब भी शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में कुछ ऐसा ही बताते हैं। वो बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब जब एक स्टूडेंट हुआ करते थे FTII में, तो शत्रुघ्न सिन्हा में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि ये बता सके कि भाई वो आगे चल के स्टार बनेंगे। कहने का मतलब उनमें कोई स्टार मटेरियल था नहीं। बड़े पतले से हुआ करते थे और उनके जो एक पारंपरिक जो एक हीरो होता है उसमें उसके जो कुछ लुक्स होते हैं, कुछ देखने का कुछ होता है कि साहब ये देखने में हीरो लग रहा है, इस तरह का कोई भी लुक शत्रुघ्न सिन्हा साहब के पास नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा डार्क थे और इस कारण से मतलब कोई इनको मान नहीं सकता था कि शत्रुघ्न सिन्हा है वो कभी आगे चल के अपना फिल्म इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा नाम करेंगे। एक घटना को याद करते हुए रजा मुराद साहब बोलते हैं कि एक्टर राकेश पांडे जो थे वो उनसे सीनियर थे और FTII में एक सेशन हुआ करता था जिसमें सेशन में कुछ म्यूज़िक वगैरह होता था, वो प्ले होता था और वो म्यूज़िक जो होता था ना, उस म्यूज़िक के मूड पर आपको अपने बॉडी के और फेस के एक्सप्रेशंस वगैरह दिखाने होते थे। तो एक दिन शत्रु साहब ने राकेश पांडे जी को कहा कि हम आपको हमारे मूवमेंट दखलाएंगे। तो अब दखलाएंगे जो है वो एक बिहारी एक्सेंट है, तो बजाय दिखलाएंगे कि उन्होंने दखलाएंगे का। और आप देखिए ये जो है इनका प्रोनाउंसिएशन, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो कह नहीं सकते थे हम कोई भी कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब आगे चल के इतने ज़्यादा डायलॉग पर ही महारथी होंगे कि वो 10-10 पन्ने, 11-11 पन्नों को रटते नहीं हैं। वो कभी भी स्क्रिप्ट अपने साथ नहीं रखते, बल्कि स्क्रिप्ट वो जब सेट पर आते हैं तब देखते हैं और वो भी एक सरसरी निगाह से पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और उसके बाद में जैसे ही वो कैमरे के सामने जाते हैं वैसे ही उनके पूरा का पूरा एक एक लाइन, इवन कॉमा और फुल स्टॉप में भी कहाँ रुकना है, कहाँ ज़्यादा रुकना है, कहाँ पूरा रुकना है, इस चीज़ का भी ध्यान शत्रुघ्न सिन्हा साहब को रहता है। तो इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा को हम एक स्पेशल कलाकार इस तरह से मान सकते हैं। सन 1967 यानी 1967 में शत्रुघ्न सिन्हा साहब का मुंबई आना होता है और अक्सर शाम को वो एक रेस्टोरेंट हुआ करता था गिलॉर्ड्स, जो कि चर्च गेट पर स्थित था। वहाँ पर फिल्म संसार यानी फिल्मी हस्तियाँ वहाँ जाकर के बैठती थी
और ज़्यादातर जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे वो उनका पसंदीदा ठिकाना हुआ करता था। जैसे शंकर जयकिशन में जो जयकिशन है वो वहाँ जाकर के बैठते थे गेलॉर्ड्स में। वहाँ उनकी एक पर्टिकुलर चेयर हुआ करती थी और उनका इंतकाल होने के बावजूद भी उस चेयर को खाली रखा जाता था। मैं यहाँ पर जयकिशन साहब की बात कर रहा हूँ। संगीतकार जोड़ी, महान संगीतकार जोड़ी, शंकर जयकिशन के जयकिशन। और साथ में जैसे फिल्म मेकर भप्पी सोनी और एक्टर किशन धवन, वो लोग भी वहां पर जाकर के बैठते थे। और उनके बीच में शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी उनके साथ में बतियाते थे और कुछ चर्चाएं करते थे, यानी अपना जो समय होता था वहां बिताते थे। लेकिन शुरू से उनमें बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस था, उनके एक्शन में, उनकी बात में, उनकी आवाज में। और वो जैसे ही उस जगह पर प्रवेश करते थे वैसे ही सब लोग उनकी तरफ देखने लग जाते थे, उनके बोलने के अंदाज पर, उनके चलने के अंदाज पर, उनके बात करने के अंदाज पर। ये सारी चीजें शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ से जुड़ी हुई थी। मतलब जब वो बहुत ज्यादा भीषण स्ट्रगल करते थे अपनी जिंदगी का, कहने का तात्पर्य यह है कि मुंबई में जब उन्हें कोई जानता भी नहीं था तो भी उनके वही तरीके थे कि वो कभी भी प्रेशर में नहीं आते थे किसी भी स्थिति में। एक बार का किस्सा यूं था कि एक नाम हुआ करता था रमन राघव, जिसकी वजह से पूरा मुंबई थर थर कांपता था। और रमन राघव जो था ना मतलब अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। वो एक सीरियल किलर था और एक साइकोपैथ था। और वो ऐसा था कि चलते चलते लोगों को मार देना उसका काम होता था। रमन राघव के बारे में वो लोग बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जो 60s, लेट 60s और अर्ली 70 का जो टाइम था वो रमन राघव के नाम पर था, अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह। लेकिन वो सीरियल किलर और साइकोपैथ उस तरह का था। तो रमन राघव था, वो उन दिनों मुंबई में ही घूमा करता था अपना वेश बदल करके, और जैसे ही पब्लिक को देखता था किसी को अकेला सुनसान, वो वैसे अटैक कर देता था और उसको जान से मार देता था। और जैसा कि मैंने बताया कि बॉम्बे या मुंबई पूरा उन दिनों उसके आतंक से बहुत ज़्यादा मतलब घिरा हुआ था। और शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने भी गलती से उन दिनों अपने शुरू में अपनी मतलब होता है कि वो बाद में क्लीन शेव हुए थे, पहले तो वो दाढ़ी ही बढ़ा रखी थी उन्होंने। तो रमन राघव की जो शक्ल थी वो शत्रुघ्न सिन्हा जैसी शक्ल थी उस समय। तो लोग बागों ने रमन राघव को देखा था कुछ कुछ। तो एक बार क्या हुआ कि लिंकिंग रोड पर जब शत्रुघ्न सिन्हा साहब बैठे हुए थे और वो टहल रहे थे और थोड़ा सा लोगों ने उनको देखा, तो लोगों ने उनको रमन राघव समझा और लोग उनके पीछे बुरी तरीके से दौड़े, बहुत ज़्यादा। और वो तो अच्छा हुआ कि उनके एक दोस्त की कार थी, उस कार के अंदर शत्रुघ्न सिन्हा चुपचाप बैठ गए भागते हुए और खुद को छिपाया। नहीं तो उस दिन तो भगवान ही मालिक था, हो सकता है शत्रुघ्न सिन्हा साहब हमारे बीच नहीं होते, या तो लोग बाग बहुत बुरा उनको मार पीट पीट के मार देते, या कुछ ऐसा हो जाता कि जो कि आशा के बिल्कुल परे होता हमारे। तो ये एक किस्सा शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ में जुड़ा हुआ था, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब खुद बताते हैं। अब देखिए, अब शत्रुघ्न सिन्हा साहब में किस तरह से काया पलट होती है। एक फिल्म थी प्रेम पुजारी, देवानंद साहब के प्रोडक्शन, नवकेतन वालों की फिल्म थी, जिसमें आप देखिए कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब को एक पाकिस्तानी कॉलोनल का एक भूमिका निभानी थी। आप देखिए पाकिस्तानी कॉलोनल है, वो अपनी उर्दू बोलने में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होना चाहिए, और कहाँ शत्रुघ्न सिन्हा साहब का जो प्रोनाउंसिएशन था वो बहुत ख़राब था। जैसा कि हमने बताया आपको कि भाई वो दिखलाएंगे को दखलाएंगे बोलते थे। लेकिन आप देखिए कि अगर उनको एक मुस्लिम पात्र मिला है, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान और मुस्लिम, तो उनका स्पीकिंग जो होगा उर्दू या उर्दू स्पीकिंग, उस पर भी बहुत अच्छा कमांड होगा। तो आप उस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कितना अच्छा अपने अंदर कायाकल्प किया। कि आपको उनकी उर्दू देख करके मानना पड़ेगा कि ये शत्रुघ्न सिन्हा हो ही नहीं सकते। वो शत्रुघ्न सिन्हा जो कि दिखलाएंगे को दखलाएंगे बोला करते थे अपने एक चिर परिचित बिहारी अंदाज में।
तो फिल्म गैम्बलर में उनकी सॉरी प्रेम पुजारी में शत्रुघ्न सिन्हा साहब की परफॉर्मेंस को देख करके देव साहब अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने देवानंद साहब को रिपीट किया। वो इतने ज़्यादा प्रभावित थे देवानंद शत्रुघ्न सिन्हा साहब से कि उन्होंने अपनी जो अगली फिल्म थी गैम्बलर, जो अमरजीत साहब की फिल्म थी लेकिन उसमें देवानंद साहब का एक इन्वॉल्वमेंट था अच्छा वाला, तो उसमें भी शत्रुघ्न साहब को लिया। तो शत्रुघ्न सिन्हा उस समय नए थे, कोई उनको जानता नहीं था। वो देवानंद साहब की सिफारिश जो कि उन्होंने अपनी फिल्म प्रेम पुजारी में देख करके दोबारा से उनको लिया था, जैसा मैंने बताया फिल्म गैम्बलर में। तो गैम्बलर फिल्म में एक सीन था जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा साहब को देवानंद साहब की कॉलर को पकड़ना था। दोनों के बीच में टसल होती है एक सीन पे और देवानंद साहब की वो कॉलर को पकड़ते हैं और उसके बाद में उनके बीच में कोई भी कहासुनी होती है। तो जब ये शॉट चल रहा था तो बताते हैं कि देवानंद साहब को शत्रुघ्न सिन्हा के सामने आए, किसी तरह का कोई डायलॉग को लेकर के एक्सचेंज हुआ, वो स्क्रिप्ट में था और अचानक से शत्रुघ्न सिन्हा ने उनकी कॉलर को पकड़ लिया, देवानंद साहब की शर्ट को पकड़ा, उनकी कॉलर को पकड़ लिया। और इसके बाद में जो अमरजीत जो थे डायरेक्टर, उन्होंने कट किया और वो बहुत तेजी से कट कहने के बाद में शत्रुघ्न सिन्हा साहब पर चिल्लाए, क्योंकि उनको लगता था कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा जो नए हैं उनको कोई जानता नहीं है, वो देवानंद साहब के साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं कि इनकी कॉलर को पकड़ना। और बकौल अमरजीत जो डायरेक्टर थे, शत्रुघ्न सिन्हा ने वो चीज़ की थी जो स्क्रिप्ट में नहीं थी, यानी इतनी ज़्यादा उसमें सीन में, मतलब कहते हैं ना कि जो चीज़ स्क्रिप्ट से बाहर चला गया, तो देवानंद साहब बल्कि उल्टा अमरजीत पर चिल्लाए और उन्होंने कहा कि जो चल रहा है वो चलने दो, ये जो शत्रुघ्न सिन्हा साहब का जो कैरेक्टर है, ये सीन और ये जो डायलॉग है जो शत्रुघ्न सिन्हा साहब बिना स्क्रिप्ट के बोल रहे हैं, जो स्क्रिप्ट में मेंशन ही नहीं है, और यही तरीका है शत्रुघ्न सिन्हा साहब का कि वो कभी भी स्क्रिप्ट को नहीं, लाइन टू लाइन नहीं पकड़ते, ये शुरू से उनका तरीका रहा है। तो उन्होंने क्या किया, देवानंद साहब ने बल्कि अमरजीत को डांटा कि भाई तुम चुप रहो, ये कैरेक्टर में है, इस समय कैरेक्टर में घुसे हुए हैं, इनको कैरेक्टर के हिसाब से ही काम करने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्क्रिप्ट में ये चीज है या नहीं है, लेकिन ये चीज स्क्रीन पर बहुत अच्छी लगेगी, तो तुम शॉट को कट क्यों कह रहे हो। तो देवानंद साहब ने ये रियलाइज किया कि वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब देवानंद के लिए बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो डिसरिस्पेक्टफुल है, वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करें, बल्कि वो अपने किरदार में इतने ज्यादा डूबे हुए हैं कि उनको ये मालूम ही नहीं है कि मैं शत्रुघ्न सिन्हा हूं और ये देवानंद है। वो किरदार के तौर पर अपने सीन पर काम कर रहे हैं। और उन दिनों क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा साहब को मिस्टेक किया जाता था किसके साथ में, जैसा कि मैंने बताया रमन राघव के साथ में, तो रमन राघव की का जो एक नाम था, जो अपराध की दुनिया का बहुत बड़ा सरगना था, जो कि साइकोपैथ था, अपनी उस इमेज को क्रिएट किया उन्होंने, शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने अपनी शुरुआती फिल्मों में, जब उनके दाढ़ी थी और जब वो खलनायकी का काम उन अपनी फिल्मों में किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने कई छोटी मोटी फिल्मों में उन दिनों काम किया, जैसे महमिल, एक थी रातों का राजा धीरज कुमार के साथ में, जिसमें धीरज कुमार हीरो बने थे, एक थी पांच दुश्मन। लेकिन उनका जो सबसे ज्यादा, जहां से उनका नाम होना शुरू हुआ, जैसे राजेश खन्ना साहब का की पहली फिल्म थी आखिरी खत, लेकिन उनका नाम जो हुआ था वो आराधना से हुआ था, उसी प्रकार शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी कई फिल्में कर चुके थे लेकिन उनको नोटिस नहीं किया था। वो उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होने वाला था। एक फिल्म, उसका फिल्म का नाम था खिलौना, और वहां पर उनकी जो दोस्ती थी ना, वो मुमताज के साथ हुई और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी मुमताज के साथ में, और वो मुमताज को रानी कहा करते थे, है ना। और एक तरह से कहना चाहिए कि हमें मतलब इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा साहब की जो सिफारिश थी वो मुमताज ने की थी, यानी अगर मुमताज शत्रुघ्न सिन्हा साहब की सिफारिश ना करती तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब को खिलौना फिल्म नहीं मिलती। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना जो मेहनताना था वो 50,000 रुपये मांगा था और प्रोड्यूसर ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम आपको 50,000 रुपये नहीं दे पाएंगे, तो अल्टीमेटली उनको देने पड़े। वो भी मुमताज ने ही उनकी मदद की थी उन सब के लिए। और इस फिल्म के बाद में ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब लोगों के बीच आए, लोगों ने उनको जाना, दर्शकों का उनको भरपूर प्यार मिला, और इसके बाद में
उनके खाते में कई और फिल्में आई, जैसे पारस, गंगा तेरा पानी अमृत, चेतना, बी आर इशारा साहब की, दोस्त, दोस्त को तो कौन नहीं जानता, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, धर्मेंद्र साहब के साथ, बाबुल की कलियां, बनफूल, रास्ते का पत्थर, भाई हो तो ऐसा, शर्त, रामपुर का लक्ष्मण, दो राहा, मेरे अपने, मेरे अपने में कौन नहीं जानता है शत्रुघ्न सिन्हा साहब को, छेनू का जो कैरेक्टर किया था, साथ में थे आपके विनोद खन्ना साहब और मीना कुमारी, दो यार, और बहुत कुछ इस टाइप की फिल्में शत्रुघ्न सिन्हा साहब को मिलने लगी थी। कहना ना होगा, शत्रुघ्न सिन्हा साहब की इमेज वही थी, वो एक्टर टेनर थे। कहने का मतलब है वो एक्टर तो थे लेकिन वो एंटरटेनर थे, तो एक्टर प्लस एंटरटेनर। जो स्थिति गोविंदा की अपनी फिल्मों में थी, जैसे हीरो नंबर वन, कूली नंबर वन, कोई भी फिल्म हो गोविंदा की, खुददार हो, आपकी राजा बाबू हो, ये जो फिल्में थी जो ज्यादातर डेविड धवन के साथ में गोविंदा की थी, इसमें उन्होंने एक्टिंग तो की एंटरटेन ज्यादा किया, लोगों को हर तरह का हंसाया। और तो यही चीज हम शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में भी, ये तकल्लुस यानी एक्टर टेनर का जो तकल्लुस है, ये तमका है, हम शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में यूज कर सकते हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा साहब, मनमोहन देसाई कैंप का भी बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रभाव रहा शत्रुघ्न सिन्हा का भी, मनमोहन देसाई का जो कैंप था, जैसे उन्होंने मनमोहन देसाई कैंप के साथ में भाई हो तो ऐसा वहाँ काम किया, और वो उनको फिर मिली फिल्म रामपुर का लक्ष्मण, आ गले लग जा। आप देखिए आ गले लग जा में उनकी कितनी अच्छी ड्रामेटिक एंट्री है, जहां पर वो डॉक्टर बने हैं और वो जो बच्चा है जो अपाइज है उसका इलाज किस तरह से करते हैं, वो उसको डांट करके, लेकिन वो भी एक थेरेपी है। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने अपना जो स्टाइल था, यानी उनका जो एक तल्ख जो तरीका हुआ करता था, वो तरीका लोगों को इतना अच्छा लगता था, डायरेक्टर्स को, कि वो उसको उनके कैरेक्टर में किसी ना किसी तरीके से मर्ज कर देते थे। यानी कोई भी डॉक्टर आपने ऐसा नहीं देखा होगा जैसा डॉक्टर आपको फिल्म आ गले लग जा, जो कि 1973-74 में बनी थी, एमकेडी जो बैनर है, मनमोहन देसाई बैनर, उसके तले आप देखिए, उसके गाने देखिए, तेरा मुझसे है पहले का वादा कहीं, है ना। आप देखिए उस फिल्म में जो पूरा सीन था, शत्रुघ्न सिन्हा साहब है, और लेकिन पर्दे पर जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो है शर्मिला टैगोर और आपके शशि कपूर साहब। और उसके अलावा जो है वो आपको, जैसे मैंने बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब में वो क्वालिटी तो है कि वो स्क्रीन स्टीलर हैं, जहां पर भी आते हैं, जरा सी देर के लिए भी आते हैं, लोगों का झुकाव शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ 100% हो जाता है। और इस चीज को सभी लोग मानते हैं, समझते हैं, और इसमें दो राय वाली कोई भी बात है नहीं। अब देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा साहब कभी भी किसी प्रेशर में नहीं आते हैं, ये बात आपने भी देखी होगी कि शत्रुघ्न सिन्हा के सामने चाहे कितना ही बड़ा कोई कलाकार हो, बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बताते हैं कि अगर वो एक सेकंड के लिए भी या 1 मिनट के लिए भी कभी स्क्रीन पर आते हैं तो सामने वाले को खा जाते हैं, वो ये बोला जाता है। अब देखिए, उन्होंने इसी तरीके से काम किया था राजकुमार साहब के साथ में। राजकुमार साहब को कौन नहीं जानता है, डायलॉग किंग, यानी उनके सामने तो आने में अच्छे अच्छे लोगों की हवा खराब होती है। आप मतलब राजकुमार जिस फिल्म में है उसमें फिर जो कलाकार होगा वो बड़ा कलाकार नहीं होगा, वो साइड के छोटे छोटे कलाकार ही होते हैं, जिनका राजकुमार के साथ में किसी भी तरह का कोई हम मुकाबला नहीं कर सकते। इस तरह के कलाकार ही होते हैं, या तो एज में उनसे छोटे होंगे, या वो कैरेक्टर आर्टिस्ट होंगे, या उनका मिजाज उस तरह से नहीं होगा। बहुत बाद में जाकर के ऐसा हुआ, जैसे कि फिल्म सौदागर में दिलीप कुमार साहब और राजकुमार साहब एक ही साथ में थे, वरना ऐसा नहीं होता था। राजकुमार साहब की अपनी एक अलग इमेज हुआ करती थी। अब वो फिल्म थी वक्त वक्त तो एक बहुत बड़ा बैनर हुआ करता था बी आर फिल्म्स का, उसमें बहुत बड़े बड़े किरदार थे, बहुत, तो वहां पर कहीं हद तक राजकुमार भी फिट होते थे बहुत सारे किरदारों के बीच में। तो वो एक तरीका हुआ करता था बी आर चोपड़ा का। तो उस तरीके के अलावा कभी भी राजकुमार को आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि फिल्म में दो हीरो हो, टक्कर हो रही हो और वहां पर राजकुमार हो और अलग हो। और अगर कहीं ऐसा भी हुआ इत्तेफाकन, तो राजकुमार ही नजर आए, राजकुमार के अलावा कुछ नहीं था। चाहे तो वो चिन्है सेठ के साथ में, रहमान के साथ में डायलॉग डिलीवरी हो, या उनकी
चाहे आप देखिए तिरंगा में नाना पाटेकर के साथ में, बहुत लोगों ने सोचा था कि ये नाना पाटेकर के साथ में मेहुल कुमार की फिल्म जो है ये कभी पूरी हो ही नहीं पाएगी, लेकिन आप देखिए वो फिल्म ना सिर्फ पूरी हुई बल्कि राजकुमार की दोस्ती हुई, सबसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई। और नाना पाटेकर की यादगार फिल्मों में मेहुल कुमार की तिरंगा आज तक मानी जाती है ना। अ, अब देखिए यहाँ मैं बात कर रहा था आपकी शत्रुघ्न सिन्हा साहब की जो केमिस्ट्री है वो राजकुमार साहब के साथ में भी रही, और एक नहीं दो नहीं बल्कि उन्होंने 4 फिल्में राजकुमार के साथ में की। शुरुआत हुई थी उनकी चंबल की कसम से, उसके बाद शरारा, बेताज बादशाह और महावीरा। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि उनके बीच में कभी भी कोई वो पक्की वाली दोस्ती नहीं रही, है ना। राजकुमार का जो मिजाज है वो ये है कि वो थोड़ा अलग थलग रहना पसंद करते हैं, और थोड़ा हम उनको थोड़ा मिजाज में भी हल्का सा थोड़ा डिफरेंट मानते हैं, है ना। तो उस तरह से राजकुमार साहब के साथ में उन्होंने फिल्में की। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राजकुमार हो चाहे कोई भी कलाकार हो स्क्रीन पर उनके अपोजिट, कभी शत्रुघ्न सिन्हा साहब कभी भी किसी के प्रेशर में नहीं आ सकते। उन्हें इस बात से गुरेज नहीं होता कि मेरे साथ में कोई है या नहीं है, मैं किसके साथ में हूँ, कोई मुझे खा जाएगा या कोई किसी के सामने मैं डाउन हो जाऊंगा, नहीं, वो हर एक के साथ में आ जाते थे। ऐसा उनके साथ में कोई भी क्लॉज नहीं रहा कि वो किसी से घबराते हों। शत्रुघ्न सिन्हा साहब क्रांति फिल्म में भी देखा होगा आपने, मनोज कुमार साहब की जो क्रांति थी 1982 में जो आई थी। अब देखिए उसमें उनका एक बहुत एक पावरफुल रोल था करीम खान का, और जहां पर वो एक मुस्लिम कैरेक्टर निभाते हैं। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा साहब खुद बहुत कट्टर हिंदू हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की कि वो स्क्रीन पर कैसा कैरेक्टर निभा रहे हैं। जहां आप देखिए फिल्म थी, आपको मैंने बताया कि उसमें उनको जो जो रोल था वो बड़ा ही खतरनाक रोल मिला था प्रेम पुजारी में, जहां पर वो पाकिस्तानी सेना के कर्नल दिखाए गए थे। उसी प्रकार ये फिल्म थी आपकी क्रांति। यहाँ पर भी उनका एक कैरेक्टर था, मुस्लिम कैरेक्टर था, जहां उसने दाढ़ी लगाई हुई है, और एक पॉपुलर गाना था, चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार चना जोर गरम। तो आप देखिए इसमें उनका जो था गेटअप वो बहुत ही शानदार लगा है, और वो दिलीप कुमार के अपोजिट है इस फिल्म में। और मनोज कुमार, दिलीप कुमार बहुत बड़े बैनर की फिल्म, तो उन्हें कहीं भी इस चीज का कहीं एक झिझक या कोई ऐसा दिमाग में नहीं रहता कि भाई मैं एक छोटे रोल के लिए हूं या मल्टी स्टारर हूं और मैं दिलीप कुमार के अपोजिट हूं तो मुझे घबराना चाहिए, ऐसा कुछ घबराहट डर कहीं नहीं। वो जिस तरह से उनको लोगों ने बुलाया वो उस तरह से चल दिया बिना किसी देखे हुए कि भाई मैं उस फिल्म में कितने लोग हैं, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे मेरा रोल कितना छोटा है, मेरा रोल कितना बड़ा है, या मैं किसके अपोजिट हूँ, कोई बहुत बड़ा कलाकार तो नहीं है, कहीं कोई कलाकार मुझे खा तो नहीं जाएगा। इस तरह की चीजें राजकुमार के आपके शत्रुघ्न सिन्हा साहब के दिमाग में कभी भी नहीं रहती थी। एक घटना को याद करते हुए रजा मुराद साहब जो है वो बताते हैं कि कुछ सदियों पहले की दशकों पहले की बात है, सदी तो हम खैर एक ही सदी के लोग हैं, तो दशकों पहले की बात है जब किसी पार्टी में प्रेम चोपड़ा साहब का और संजय खान साहब का दोनों का किसी बात को लेकर के कोई बहस हो गई, और शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे वो बीच बचाव करने लगे उन दोनों के। कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा का एक तरीका हुआ करता था कि वो लोगों के बीच में जाकर के बताना, कन्विंस करना, दोनों उनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, वो जिसको भी कन्विंस करते हैं हर इंसान मान लेता था उनकी बात को। और उस पार्टी में रीना रॉय भी थी, और वहां देखिए जो सीन चल रहा था, आपस में बहस हो रही थी दो लोगों की, प्रेम चोपड़ा और संजय खान साहब की। संजय खान जिन्होंने बाद में जाके आप देखिए कई सीरियल्स डायरेक्ट किए, द ग्रेट मराठा उन्होंने बनाया, उन्होंने द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान बनाया, वीर हनुमान बनाया, उनकी मैं बात करूं। तो उनमें और प्रेम चोपड़ा में झगड़ा चल रहा था, और उसके बीच में शत्रुघ्न सिन्हा साहब उनमें कुछ मतलब बीच बचाव करने के लिए या कुछ सुलह करने के लिए गए, और उस समय संजय खान बताते हैं बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो गए थे, और उनमें बहुत जबरदस्त एक आर्ग्यूमेंट हुआ, बहुत गाली गलौच हो गई। और हुआ यह कि प्रेम चोपड़ा को छोड़ करके आपस में दो लोगों में मतलब बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई, यानी शत्रुघ्न सिन्हा साहब एक तरफ और दूसरी तरफ संजय खान साहब, और प्रेम चोपड़ा साहब साइड में हो गए थे। तो वो जो समय था कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने फटाफट पार्टी छोड़ दी, वो जो पार्टी थी उसको छोड़ करके वो सीधा प्रकाश मेहरा साहब को मिले,
और प्रकाश मेहरा जो थे ना वो भी जो थे वो बहुत ज़्यादा उस समय अपने दिनों में थोड़े गर्म मिजाज के हुआ करते थे। और वो वहाँ पर वो रंजीत का एक बंगलो हुआ करता था जुहू में, जहाँ पर अधिकांश तौर पर पार्टीज वगैरह चलती थी। रंजीत साहब तो ज़्यादातर अपने घर पे रहते नहीं थे ना, वो मदर फादर उनके दिल्ली में थे, तो वो उनका जो घर था वो खाली रस्सा रहता था और ज़्यादातर फिल्म स्टार्स होते थे वो उन्हीं के घर में जाकर के अपनी पार्टीज वगैरह मनाते थे। यानी रोज का काम खत्म करके जो भी उनका जो जो लेजर टाइम होता था वो वहाँ बिताते थे। तो वहाँ पर जाकर के बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब और क्या कहना चाहिए आपके प्रकाश मेहरा, उन्होंने जाकर के संजय खान को ललकारा। संजय खान बगल में ही रहा करते थे जुहू में, और बताते हैं कि उसके पीछे गोलियां वगैरह भी चल गई थी हवा में, जिसको स्काई फायरिंग होते हैं। उनके पास में लाइसेंस्ड पिस्टल्स हुआ करती थी, उन्होंने लाइसेंस वो पिस्टल से हवाई फायर भी किए थे। वो तो अगर बीच में जरीन खान नहीं होती, जरीन खान कौन, संजय खान की वाइफ, अगर बीच में जरीन खान ने अगर संजय खान के हाथ पैर नहीं जोड़े होते तो हो सकता है कि जवाबी फायर में कहीं कुछ हो सकता है, किसी की जान वान भी चले जाती, क्योंकि बात यहाँ तक बढ़ गई थी, मैंने जैसा कि बताया, हाथापाई से बहस से आगे जाकर के वो स्काई फायर तक बात चली गई थी। और बाद में इसको लेकर के पुलिस में कंप्लेंट वगैरह भी दर्ज हुई, और कहीं ये मामला तब जाकर के सुलटा जबकि दिलीप कुमार साहब ने इस मामले में को रफा दफा कराने में, दोनों पक्षों के बीच में सुलह कराने में एक बहुत बड़ी एक रोल अदा किया था। और ये मैटर बाद में चल के पूरा सुलझ गया, सुलझ गया। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हुआ करती थी उस समय भी, जवानी का जोश था, कुछ हो जाता है हम जब अपने उत्कर्ष पर होते हैं तो लेकिन ठीक है, अंत भला सो सब भला, वही चीज होती है। तो आज मैंने आपको बताया शत्रुघ्न सिन्हा साहब का मिजाज जो होता था फिल्मों में और फिल्मों के अलावा किस तरह का होता था, शत्रुघ्न सिन्हा साहब किस तरह के इंसान रहे। और यह आपने देखा होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्में जो होती है ना उसमें वो बता देते हैं कि वो वास्तव में कैसे इंसान है। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ इस वादे के साथ कि कल आपके समक्ष एक बार फिर हाजिर होकर के इसी बात को विस्तार दूंगा। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। बट चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब हमेशा की तरह जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, और बहुत एक वही इंस्पिरेशन, एक सच्ची इंस्पिरेशन जो आपकी तरफ से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें।